आज के वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ओम्स लॉ। और इस पे डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं फिर इसको कल, मुझे लगता है कि फिर एक बार और ज़रूरत पड़ेगी मुझे कल के वीडियो में मुझे फिर आज वाला चीज़ बताना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो, लेकिन कोशिश मैं कर रहा हूँ कि आज आपको आज ही समझ में आ जाए। तो जरा ध्यान से समझिए क्या है। सबसे पहली बात की एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, इलेक्ट्रिक करंट flowing through a conductor is directly proportional to पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब यहाँ पे क्या बता रहा है कि सबसे पहला, जब मैं बात बता दूं, सबसे पहली बात है कि एकदम कांस्टेंट होगा तभी ये लॉ कब अप्लाई होगा। यहाँ देखिए मैंने मार्क कर दिया बात को, टेम्परेचर कांस्टेंट हो और प्रेशर कांस्टेंट हो। यदि इन दोनों में आपने बदलाव लाया तो ये लॉ जो है वायलेट करेगा, यानी ये लॉ माना नहीं जाएगा। तो पहला ये लाइन एकदम लिखना जरूरी है और इसको समझना जरूरी है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि सबसे पहला कि ओम्स लॉ कब लागू होगा, तो जब टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हो। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर से जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, किसी भी कंडक्टर के थ्रू जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल है, तो उसके थ्रू जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उनके वायर्स को जोड़ेंगे उनमें पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल है। तो आइए देखते हैं। यदि हम लोग मान लेते हैं कि लेट आई बी द करंट एंड भी बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर, मतलब कि आई जो है वो करंट है उस कंडक्टर के थ्रू, और भी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है उस कंडक्टर के क्रॉस। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के हिसाब से बताइए क्या बात है। करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। और करंट को हमने किससे दिखाया, आई से। तो यहाँ लाइन पढ़िए, करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो आई इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे दिखा रहा हूँ, भी से, भी। अब मान लीजिए आई भी के प्रोपोर्शनल है, तो भी आई के प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको याद होगा 9th में मैंने आपको बताया था कि प्रोपोर्शनलिटी हमको क्या बताता है कि इसको हम इतने टाइम्स बढ़ाएंगे तो वो इतने टाइम्स बढ़ेगा ये। लेकिन प्रोपोर्शनलिटी हमको एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड नहीं दे सकता, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे सकता। तो एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, तो एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हमको कोई ना कोई फॉर्मूला चाहिए। ठीक है, कोई ना कोई एक फॉर्मूला चाहिए, और फॉर्मूला के लिए प्रोपोर्शनलिटी साइन को हमको हटाना होगा। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन को यदि हम हटाते हैं, इक्वल डालते हैं, तो यहाँ हमको एक कांस्टेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ हमने किस कांस्टेंट का इस्तेमाल किया, आर, where R is a constant called resistance। यहाँ जो R हमने इस्तेमाल किया यही है रेसिस्टेंस, और यही आपके ओम्स लॉ का कंक्लूजन है, एक तरीके से समझिए। तो यही R लाना, ठीक है, क्योंकि इस रेसिस्टेंस का जो ये R लिखे हैं, इस रेसिस्टेंस का ही यूनिट जो होता है वो होता है ओम। रेसिस्टेंस के बारे में आपको आगे के वीडियोस में बताऊंगा अच्छे से, उसके लिए आप टेंशन ना लें।
फिलहाल अभी इस लॉ पर फोकस करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या जाने कि आर जो है वो यदि हम लोग सामने सामने देखें तो आर इक्वल टू क्या होगा बताइए तो वी बाई आई। रुके मैं इसे फ्रेश बताता हूँ आपको। यहाँ तक तो मुझे उम्मीद है कि किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर से मैं एक बार क्लियर कर दूँ। ओम्स लॉ के हिसाब से पहला तो टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। उस हिसाब से करंट जो है वो आई फ्लो कर रहा है और भी मान लिया हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस है। तो उसके नियम के हिसाब से करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के। तो आई इज प्रोपोर्शनल टू वी। जब आई भी के प्रोपोर्शनल है तो वी भी आई के प्रोपोर्शनल होगा। इक्वल टू देंगे, प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के तो यहाँ एक कांस्टेंट का इस्तेमाल करेंगे। तो आर हमने कांस्टेंट का इस्तेमाल किया जिसको रेसिस्टेंस कहते हैं। अब आगे इनका डिपेंडेंसी जरा देख लें हम, और उसके बाद फिर कल के वीडियो में देखता हूँ मैं। यदि आज आप लोगों को क्लियर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो यदि आपका कमेंट आता है कि कुछ दिक्कत रह गई इस लॉ में, लॉ को बहुत अच्छे से समझना है आपको, दिक्कत यदि रह गई तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा या बताइएगा, तो मैं फिर से कल इसी वीडियो में इसे फिर से दोबारा बता दूंगा। तो ध्यान रखना है। अभी हम लोगों ने देखा ओम्स लॉ में V इज इक्वल टू आई। यदि हम लोग R निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला V बाई आई। यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि ये जो रेसिस्टेंस है वो V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये जो रेसिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है I के। ये कैसा प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ये I के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब इनका मतलब समझ लीजिए क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि R को 2 टाइम्स किए हम, बढ़ा दिए, तो V भी 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। R को आधा कर देंगे, घटा देंगे, तो V भी आधा हो जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बातें हो गई। और यदि I के साथ कनेक्शन की बात करें तो यदि R को हम बढ़ा देंगे तो करंट जो है यानी रेसिस्टेंस को यदि हम बढ़ा देंगे 2 बार तो करंट घट जाएगा, हाफ हो जाएगा करंट। उल्टा इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाई आई, तो I को इधर लाएंगे तो R नीचे, तो 2 नीचे, तो 1 बाई 2। यदि R को हम आधा करेंगे घटा करके तो I जो है वो बढ़ जाएगा दुगना होकर के। तो ये जो है ये कनेक्शंस हैं आपके इन ओम्स लॉ के बीच में। तो ये आपका ओम्स लॉ था। ओम्स लॉ में 3 बातें ध्यान रखने वाली हैं, फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, आराम से समझिएगा। पहला, ये लॉ तभी काम करेगा जब क्या होगा, जब हमारा जब उस इन्वायरमेंट का प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट हो। मतलब मान लीजिए हम लोग बात करते हैं नॉर्मली किस चीज़ की, तो रूम टेम्परेचर पे, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं, नॉर्मल प्रेशर की बात करते हैं, तो उस जगह पर ये काम करेगा। यदि हम लोग यदि टेम्परेचर बढ़ा दिए या प्रेशर बढ़ा दिए तो ये नियम उसके समय चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेसिस्टेंस बदलता है उस हिसाब से। कैसे बदलता है तो आगे के वीडियोस में आपको पता चलेगा, इसलिए उसके लिए टेंशन नहीं ना। फिलहाल ये समझिए कि ओम्स लॉ तभी लगेगा जब हमारा टेम्परेचर और प्रेशर उस जगह का, उस इन्वायरमेंट का, वायर के आसपास का कांस्टेंट। सेकेंड बात कि इस लॉ के हिसाब से भी जो आई जो है करंट आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस V के, और उसी को उल्टा लिखते हैं हम लोग कि V इज प्रोपोर्शनल टू I, आगे पीछे मैंने लिखा था। और तीसरी बात कि वहां जब प्रोपोर्शनलिटी है तो उससे हमको केवल ये पता चलता है कि इसको हम बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, इसको घटाएंगे तो ये बढ़ेगा, इस ढंग का मतलब कंपैरिजन केवल पता चलता है। लेकिन हम लोग एक्चुअली उसका वैल्यू नहीं निकाल पाते हैं कि R का वैल्यू क्या होगा या V का वैल्यू कैसे फॉर्मूला से आएगा। तो वहाँ फॉर्मूला लाने के लिए हम लोगों को एक कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी, और वो कांस्टेंट क्या था हमारे इस फॉर्मूला में? R, और उसी R को रेसिस्टेंस बोला गया। क्योंकि ये जो रेसिस्टेंस है इसका खोज इस लॉ के हिसाब से हुआ है जिसको ओम्स लॉ कहते हैं। तो आगे जब मैं आपको बताऊंगा रेसिस्टेंस, तो रेसिस्टेंस का जो यूनिट होगा वो इन्हीं के नाम पर पड़ेगा, ओम। क्या यूनिट होगा? रेसिस्टेंस, ये जो R है रेसिस्टेंस, इसका यूनिट क्या होगा?
OHM, ओम, ऐसे सिंबल होता है उसका। तो इस ढंग से आपको इसमें आएगा। फिर मैंने आपको कंपैरिजन भी बताया कि आर के यहाँ पे आर निकाला, फिर उसको कंपेयर किया। क्यों मैंने कंपेयर किया? क्योंकि ओम्स लॉ में मेन हमको रेसिस्टेंस पे फोकस करना है, और अगला जो कल आगे का टॉपिक होगा वो हमारा रेसिस्टेंस ही। तो रेसिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सामने से आपको दिख रहा है, V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और I के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब V बढ़ेगा तो R भी बढ़ेगा, V घटेगा तो R भी घटेगा, या वाइस वर्सा। और उसी ढंग से करंट यदि बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस घटेगा, करंट घटेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा। तो ये कंपैरिजन था आपका पूरा ओम्स लॉ का, ये पूरा मैंने बताया आज आपको। और इस ओम्स लॉ में आपको कहीं भी रत्ती भर की भी दिक्कत हो तो आप जरूर पूछिए, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ है आपके इलेक्ट्रिक करंट में। इसका इस्तेमाल बहुत आने वाला है आगे चल के। यहाँ जो आज हमने एक टर्म सीखा रेसिस्टेंस, ये आपको आगे लगभग अब 10 क्लास से जो आगे चलेंगे इन सब में इनका जरूरत पड़ता चलता रहेगा हमेशा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ओम्स लॉ हमको पूरी तरह समझ में आए। यदि किसी को थोड़ी भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, वो लोग पर्सनल व्यू करते हैं, वो लोग पर्सनली भी पूछें, लेकिन इसको अच्छे से समझ कर रखें, क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको आगे बहुत पड़ने वाली है। थैंक यू।